हेलो बच्चों। हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जो उसके आगे के टॉपिक के बारे में मैंने चर्चा किया था बच्चों कि उसको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो उन अपक्रियाओं को हमने कैसे जाना, पहले कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, और उसकी डेफिनेशन वगैरह को हमने सीखा। फिर आफ्टर मैंने एक शॉर्ट नोट में मैंने समझाया था कि इसके टाइप ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार से यहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन बच्चों उससे पहले हम जान लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है। थोड़ा ये डाउट रहेगा बच्चों में, काफी लोगों ने ये आर्ग्यू किया था। तो पदार्थ के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। बच्चों, हमें पता है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें बनी हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पदार्थ से मिलकर नहीं बनी। तो समझने की बात यह है कि पदार्थ के बनने की जो सबसे छोटी इकाई होती है, यानी उसमें किसका रोल होता है, जो कहा जाए कि सबसे छोटा किसमें, इसमें कौन सी ऐसी चीज होती है। तो हम इससे पहले बच्चों जानेंगे पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम परमाणु कहते हैं। और जो परमाणु होता है वो किसी भी पदार्थ के बनने की सबसे मूल इकाई होती है। तो बच्चों समझते हैं थोड़ा सा पदार्थ के बारे में। जैसे कि मैंने लिख रखा है आज कि पदार्थ क्या होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड दैट इज यूनिवर्स हमारा द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना होता है। और बच्चों अभी मैंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण भी पदार्थ से मिलकर हुआ है। तो हम जानते हैं कि पदार्थ की बनने की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम परमाणु कहते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो बच्चों जैसे पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम कहते हैं परमाणु, तो ये बच्चों परमाणु होता है। अब परमाणुओं से ये सबसे स्मॉलेस्ट चीज होता है। अब ये आगे से क्या बनने वाला है, तो परमाणुओं से ये आपस में कंबाइन करके परमाणु मिलकर जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं जिसे हम तत्व कहते हैं। तो बच्चों क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ तत्व का कोई निर्माण हो गया, ये तत्व हो गया। अब क्या होगा, तत्वों के संयोग से अणु का निर्माण होता है। यानी तत्व जब आपस में संयोग करेंगे तो क्या होगा, अणु यानी मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पे हम क्या सकते हैं, अणु। और क्या होता है बच्चों, अणु ही आपस में मिलकर, यानी अणु जो होते हैं वो आपस में कंबाइन करके या मिलकर वो क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ में द्रव्य का निर्माण करते हैं। तो यहाँ समझ सकते हैं कि ये क्या करेंगे, ये आपस में मिलकर किसी भी द्रव्य द्रव्य या इसी को हम पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों ये हमने जाना कैसे एक पदार्थ का निर्माण होता है और उसकी सबसे स्मॉलेस्ट इकाई क्या होती है। तो फिर से इसको देखते हैं कि परमाणु होता है। परमाणुओं से जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं उनको हम तत्व कहते हैं। और तत्व आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनते हैं, दैट इज अणु। और अणु के आपस में परस्पर संयोग से पदार्थ या द्रव्य का निर्माण होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने बनाया एक परमाणु है, कोई परमाणु स्ट्रक्चर, जैसे सोडियम का मैंने ले लिया, एक तत्व है बच्चों ये। तो परमाणु स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। तो ये इसमें बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा फर्स्ट सेल में, और सेकेंड में क्या होते हैं 8 एग्जिस्ट करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट में क्या होगा, एक लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा तीसरे वाले सेल में। तो इसमें बच्चों ये होता है, जैसे सोडियम है तो ये सोडियम में ये इसका स्ट्रक्चर है, परमाणु स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। आगे हमने प्रीवियस क्लासेस में जैसे 9th वगैरह में पढ़ा था। तो बच्चों इसको समझते हैं। ये सोडियम क्या करेगा, अब ये परमाणु स्ट्रक्चर है। अब ये सोडियम क्या हुआ, ये तत्व हो गया। अब बच्चों तत्वों में जैसे और भी होते हैं हमारे, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे तत्व होते हैं। ऐसे पीरियोडिक टेबल में अभी तक के जो ऑब्जर्व हुए हैं 118 तत्व ऑब्जर्व हो चुके हैं। तो बच्चों आगे हम समझते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। तो ये तत्व क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या करेंगे, O2 का निर्माण करेंगे। ये O2 क्या है, हमारा एक अणु है। यानी हमने देखा कि तत्व आपस में कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, बट यहाँ पर एक ही प्रकार का तत्व है। जैसे हमने दिया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो ये O2 का निर्माण कर रहा है। अब ये O2 मॉलिक्यूल अब ये क्या करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया है H2 और प्लस O2, तो ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, H2O। तो ये जो H2O है दैट इज जल का मॉलिक्यूल, ये क्या है, हमारा यौगिक है। ये क्या है, यौगिक कह सकते हैं।
या इसी को हम पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, पदार्थ जो हमें देखने को मिलता है ये ऐसे होते हैं। अब बच्चों, पदार्थों में होने वाला परिवर्तन हम मुख्यतः यहाँ दो प्रकार से जानते हैं। पहले एक भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो अब इसको समझते हैं क्या होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो पदार्थ के आकार, भौतिक गुण और जैसे उसमें चालकता हो गया, घनत्व हो गया आदि में होने वाला परिवर्तन, ये क्या होता है, ये हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। और ये भी कह सकते हैं, परंतु इसमें क्या होता है कि अणुओं की जो रासायनिक गुण होते हैं वो परिवर्तित नहीं होते हैं, उनकी अवस्थाएं चेंज हो जाती हैं। जैसे बच्चों इसको समझ सकते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, तो हम जल को समझते हैं कि मान लीजिए जल है, तो जल यानी वाटर। तो बच्चों, जल को जब हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए ठोस अवस्था में है, जिसको हम आइस कहते हैं। तो ये क्या होगा, जो आइस होगा हमारा, यानी जिसको हम बर्फ बोलते हैं, तो ये बर्फ क्या करेगा बच्चों, ये मान लीजिए सॉलिड स्टेट में है। अब इसको जब हमने हीट दिया, तो जब ये हीट दिया तो ये क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब ये लिक्विड अवस्था में आ गया, तो लिक्विड अवस्था में आने के बाद यदि इसको हम और हीट दे दें तो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं पदार्थ का, यहाँ भी आइस में भी हमने क्या देखा, वाटर मॉलिक्यूल था, और जल में भी जो है, ये ध्रुव अवस्था में भी जल मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में होगा, यानी गैसियस फॉर्म में होगा, तब भी यहाँ क्या होगा, वाटर भी होगा। तो हम देख रहे हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं चेंज हो रही हैं, लेकिन इसके जो मूल गुण है, दैट इज जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है जिससे मिलकर बना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा। यहाँ भी वाटर था, यहाँ भी H2O था, यहाँ भी H2O है, बट इसकी अवस्थाएं चेंज है। अगेन हम क्या कर सकते हैं, इसको कूलिंग करें, दैट इज गैसियस को कूल करें तो ये ध्रुव में कन्वर्ट होगा, और ध्रुव को और कूल कर दें तो वो पुनः जैसे सॉलिड में था वैसे बर्फ आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बच्चों ने सीखा कि पदार्थों में होने वाला भौतिक परिवर्तन। अब दूसरा हमारा जो, जिसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, यानी केमिकल चेंज, ये क्या है बच्चों, पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें अणुओं की रासायनिक संगठन, द्रव्यमान आदि में होने वाला परिवर्तन एक या एक से अधिक प्रकार के नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो ये जो परिवर्तन कहलाता है, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बच्चों समझ सकते हैं, इसमें जैसे दहन की क्रिया हो गई, जंग लगना हो गया किसी पदार्थ में, या ऐसे अपघटन, ऐसे और भी होने वाले परिवर्तन पदार्थों में हमारे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसमें यह होता है कि जब एक बार इसमें पदार्थों में परिवर्तन हो गया तो पुनः उसको उसमें नहीं लाया जा सकता, यानी उनके गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हमें प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया होगा 8th 7th में, या और कि जैसे दूध से दही का बनना, तो दूध से दही का बनना आपको पता है, यदि एक बार दूध जो होता है वो कन्वर्ट हो गया दही में तो पुनः वो चेंज नहीं होगा। या कागज का जलना हो गया, या ऐसे कुछ रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, इन दोनों को आपस में यदि क्रिया कर रहे हैं तो ये CO2 बन रहा है। अब ये क्या हो गया, इसमें होने वाला परिवर्तन है जो प्रीवियसली हम नहीं चेंज कर सकते हैं कि ये पुनः इसी में आ जाए। अब जैसे हमने क्या कर दिया, Fe हो गया, ये O2 से क्रिया करके क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2O3, Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। यानी फेरस क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या कर रहा है कि Fe2 फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, फेरस ऑक्साइड में। तो ये फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम लोहिक में जंग का लगना हम जानते हैं। बच्चों पता है कि जो Fe होता है वो मॉइस्चर, ज्यादातर बारिश के सीजन में होता है, तो मॉइस्चर वगैरह में ये जैसे मॉइस्चर की उपस्थित रहती है जिसमें O2 उपस्थित होता है, तो उससे क्रिया करके क्या करता है, जंग का प्रोसेस पूरा करने लगता है। और ये जो परिवर्तन होता है, हमने देखा ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करेंगे। हाँ, तो बच्चों हमने टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें जानना है आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अपक्रिया के बारे में। दैट इज क्या है संयोजन, दैट इज इसको संकलन या योगात्मक अपक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे इसको हम एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन का मतलब थोड़ा सा समझना होगा हमें। एडिशन का मतलब होता है योग दैट इज किसी चीज का जुड़ना। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ इस तरीके से ही है बच्चों, ये ऐसी अपक्रियाएं जिसमें
दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर आपस में जुड़कर केवल और केवल एक ही प्रकार के अणु बनाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार के अक्रिया को हम संयोजन अक्रिया कहते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल बच्चों आप लोग लर्न कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, सोडियम को क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ हमने रिएक्शन करवाया और ये हमारा बन रहा होगा कंपाउंड NaCl। हमने क्या किया, सोडियम को क्लोरीन के साथ हमने रिएक्शन करवाया और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, NaCl में, दैट इज जिसको हम नमक कहते हैं। तो बच्चों इसमें से एक चीज और मेजर आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जैसे यहाँ देख रहे हैं सर सोडियम एक है, यहाँ भी सोडियम एक है सर, यहाँ Cl2 दो है और यहाँ पर एक ही है। तो बच्चों ये जो पार्ट होता है ये होता है इक्वेशन को बैलेंस करना, दैट इज समीकरण को संतुलित करना। तो ये अभी जो लिखी हुई इक्वेशन है हमारे केमिकल इक्वेशन, ये अनबैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक रूल होता है जिसमें हम दोनों तरफ अभिकारी पदार्थों की तरफ के भी तत्वों को और बने हुए उत्पाद की तरफ के तत्वों की संख्या बराबर कर लेते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, जैसे यहाँ देख रहे हैं Cl2 को 2 बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइनली यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, जो Cl था एक Cl था तो 2 से मल्टीप्लाई यानी 2Cl, तो इधर भी 2Cl। तो सर यहाँ हमने देखा कि जो 2 Na है यहाँ Na2 हो गया, तो यहाँ हमारे पास सिंगल है, एक ही Na है। तो इस साइड में भी हमने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। अच्छा ध्यान रहे इसका गुणा हमेशा सामने होता है। आगे दूसरा हमारा एग्जाम्पल है संयोजन अपक्रिया, जिसमें हमने क्या किया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को एक साथ लिया और रिएक्शन करवाया, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यही सेम प्रॉब्लम यहाँ भी हमें देखने को मिल रही है, सर इधर तो ऑक्सीजन एक ही है, इधर 2 है, Mg तो ठीक है। तो अब इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ फाइनली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम देख रहे होंगे, फिर जैसे फर्स्ट में हमने बताया ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यानी ये तो इधर भी 2 इधर भी 2, बट यहाँ Mg देख रहे हैं, Mg एक ही है, इधर 2 है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर भी सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इधर भी 2 Mg 2 ऑक्सीजन, 2 Mg 2 ऑक्सीजन, ये कंप्लीट। इसको बोलते हैं बच्चों इक्वेशन को बैलेंस करना, यानी अब ये जो लिखा हुआ इक्वेशन है बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा। ऐसे नीचे हम देखते हैं संयोजन में, जैसे हमारा यहाँ लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। बच्चों ये थोड़ा बॉन्डिंग नेचर को लेकर बताया गया है, वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ C2H4 भी कह सकते हो, इसको हम एथिलीन कहते हैं। अब हमने क्या किया, इसमें से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का संयोग कराएंगे, यानी उसको योग कराएंगे। तो ये जो क्रिया होती है फाइनली ये NI जोड़ एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और इसमें जो हीट होता है 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसमें क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का यहाँ से इस कार्बन के साथ क्या होगा, जुड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन एक एक हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक कार्बन को। तो हम यहाँ देख रहे हैं CH3 बॉन्ड CH3 बन रहा है, दैट इज इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं C2H6, जिसको हम एथेन बोलते हैं। तो बच्चों ये हमारी क्या थी, संयोजन अपक्रिया। बहुत ही सिंपल है, एक बार आप लोग इसको पुनः रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। अब हम बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया यानी इसको हम कहते हैं बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज वियोजन का मतलब ही होता है यहाँ पर टूटना। यानी अब इसमें अपक्रिया में हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल या पदार्थ क्या होगा, ये टूटता हुआ नजर आएगा। जैसे वहां पर योग हो रहा था, अब यहाँ पर क्या होगा, टूटता हुआ यानी अलग होता हुआ नजर आएगा। तो इसकी डेफिनेशन में भी हम सीख सकते हैं, क्या लिखा है बच्चों, ऐसी क्रियाएं जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है, और सिंपली तो हम वह क्रिया क्या कहलाती है बच्चों, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। और ये अपक्रियाएं मुख्यतः इसके द्वारा होते हैं, किसी की उपस्थिति होना जरूरी है। तो बच्चों इसमें ऊष्मा हो सकता है, यानी ऊष्मा के द्वारा वियोजन हो सकता है, विद्युत के द्वारा हो सकता है यानी इलेक्ट्रिसिटी, और प्रकाश यानी सनलाइट की उपस्थिति में भी ये रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसको हमें यहाँ पर मेजरली जानते हैं कि वियोजन अपक्रियाएं क्या होती हैं। वियोजन में अब हमें इसका सब पार्ट पढ़ना है, यानी इसमें उष्मा यानी उष्मीय वियोजन। तो उष्मा के द्वारा अपक्रियाओं में होने वाला जो वियोजन या कह सकते हो, यदि वो पदार्थ टूट रहा है उष्मा की उपस्थिति में, तो हम उसको उष्मीय वियोजन कहेंगे। बहुत सिंपली डेफिनेशन हम यहाँ से सारी चीजें ऐसी कहेंगे, बस उसकी उपस्थिति हमें बता देना है। उष्मा की उपस्थिति में अपक्रियाएं पॉसिबल होती है, ब्रेक होता है।
तो अब एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CaCO3। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे बच्चों तो फाइनली क्या होगा, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या हुआ, ये देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल है, ये आपस में ब्रेकडाउन होकर ये जिससे क्या हो रहा है, दो प्रकार से यानी दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है अलग अलग। तो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है और दूसरा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देन आफ्टर क्या है बच्चों, एक नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मरकरी ऑक्साइड, जिसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है HgO। तो ये क्या होगा बच्चों, इसको यदि हम हीट करेंगे, ध्यान रहे ये क्या है, ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा है, ध्यान रखना कि ये क्या है, वियोजन किसके द्वारा होगा, ऊष्मा के द्वारा। अब HgO को हमने हीट किया ऊष्मा की उपस्थिति में और Hg और O2 में कन्वर्ट हुआ। तो हमने देखा बच्चों ये क्या है, ऊष्मीय वियोजन है। अब आगे हम बात करते हैं विद्युत वियोजन। तो डेफिनेशन हम यहीं से ही कॉपीराइट करेंगे कि यहाँ से बस उपस्थिति हमें दिखा देना है कि ये विद्युत के द्वारा रिएक्शन पॉसिबल होगा। जैसे यहाँ ऊष्मा के द्वारा हुआ, यहाँ पर विद्युत के द्वारा होगा। ऐसे एग्जाम्पल, ये जो दो प्रकार के हमने आज क्रियाओं को टारगेट किया, आप लोग आगे ऐसे ही आपको रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। और आज की वीडियो इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।